हार्दिक अभिनंदन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी अवश्य दबा दें। आज हम पढ़ेंगे वसंत पाठ्य पुस्तक का पाठ हिमालय की बेटियां, जो कि एक निबंध है और इसके लेखक हैं नागार्जुन जी, और ये कक्षा 7वीं का पाठ है। पाठ प्रवेश करते हैं। यह हिमालय की नदियाँ कैसे हिमखंडों से पिघलकर पर्वतों से निकलती हैं, सारे देश के खेतों को सींचते हुए शहरों से गुजरती हुई आगे बढ़ती हैं। यह अपने आप को मिटा देने और समुद्र में विलुप्त होने को उत्साहित रहती हैं। सार जान लेते हैं। लेखक नागार्जुन जी ने हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों का तथा हिमालय के क्षेत्रों का बहुत रमणीय वर्णन किया है। प्रकृति का सुंदर मानवीकरण किया गया है, यानी कि प्रकृति को मानव रूप में दर्शाया गया है। ऐसा लगता है कि प्रकृति भी हम मानवों की तरह ही हो। नदियों के प्रति लेखक की सोच यहाँ पल पल बदलती हुई नजर आती है। पाठक उससे अवगत भी होते रहते हैं। प्रकृति का सुंदर मानवीकरण। लेखक के लिए नदियाँ कहीं पर बेटी, कहीं पर माँ, कहीं बहन, तो कहीं पर प्रेयसी के समान हैं। लेखक ने हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों के विषय में अपने सुलझे तथा अनूठे विचार व्यक्त किए हैं। यह पाठ हमें नदियों के महत्व को समझाने का प्रयास करता है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख और दो बड़ी नदियां हैं। इन दो नदियों के बीच से अन्य दो छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। ये नदियां दयालु हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर बनी हैं। यानी कि हिमालय पर जितने भी हिमखंड हैं वे जब पिघलते हैं, उनमें से एक एक बूंद पानी की पिघलकर एक इकट्ठी होकर एक नदी का रूप ले लेती है। ये नदियाँ सुंदर एवं लुभावनी लगती हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? नदियों का जल पवित्र होता है। ये नदियाँ हमें जल से जीवन दान देती हैं। ये नदियाँ लोगों का माता के समान कल्याण करती हैं। इन नदियों के किनारे लोगों ने अपनी बस्तियाँ बसाई हुई हैं। नदियों के किनारे लोगों ने खेती बाड़ी करना भी शुरू किया हुआ है। ये नदियाँ गांव और शहरों की गंदगी भी अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। इनका जल भूमि को उपजाऊ बनाने में विशेष भूमिका निभाता है। इनके जल से बिजली बनती है। इनका जल पशु पक्षी पेड़ पौधों के लिए भी ज़रूरी है। इस प्रकार नदियाँ कल्याणकारी हैं। इन कारणों से ही काका कालेलकर ने उन्हें लोक माता कहा है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, बर्फीली पहाड़ियों, विशाल पर्वतों, हरी भरी घाटियों तथा महासागरों की प्रशंसा की है। यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं? उत्तर, 1947 में से आज तक नदियाँ लगातार हिमालय से बह रही हैं, लेकिन अब ये नदियाँ प्रदूषण का शिकार हो चुकी हैं। अब बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिक क्रांति, मानवों तथा प्रशासन की उपेक्षा के कारण इनके जल की गुणवत्ता में भारी कमी आई है। जगह जगह बांध बनाने के कारण जल प्रवाह भी कम हो गया है। चित्र में आप बहुत से बदलाव जो हुए हैं उनको देख रहे हैं। यह सब जो हो रहा है ये लोगों के हित में नहीं है।
गंगा जल की पवित्रता समाप्त हो चुकी है। हमने इसे प्रदूषित कर दिया है। हमने इस पर बांधों के नहरों के जाल बिछा दिए हैं। ये नदियाँ सिर पटक पटक कर रोती हैं। अब इनका ना वो रूप रंग है, ना इनके पानी में ही मिठास है। अनुमान और कल्पना देख लेते हैं। प्रश्न, लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, जानकारी प्राप्त करें और अपना सुझाव दें। लेखक ने नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है क्योंकि नदियां यहाँ से ही निकलती हैं। हम उन्हें माँ समान कहना चाहेंगे। धरती को ये जल प्रदान करती हैं, हमारी प्यास बुझाती हैं, खेतों को भी सींचती हैं। एक माँ के रूप में नदियाँ सदैव हमारा कल्याण करती हैं। जैसे माँ बच्चों की देख रेख करती है और उनके सुख दुख का ध्यान रखती है, इसी प्रकार ये नदियाँ भी हमारे सुख दुख की संगिनी हैं। नदियों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रयास कर रही है, पर वे अपर्याप्त हैं। उनमें दिखावे की मात्रा अधिक और सच्चाई कम है। अभी तक उनमें गिरने वाले कचरे को पूरी तरह रोका नहीं जा सका है। फिर भी नदियों की सुरक्षा के लिए हमारे देश में कई योजनाएं बनाई जा रही हैं, बड़े बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं। नदियों के लाभ। नदियों का जल पवित्र होता है। ये नदियाँ हमें जल से ही जीवन दान देती हैं। ये नदियाँ लोगों का माता के समान कल्याण करती है। इन नदियों के किनारे लोग अपनी बस्तियाँ बसाते हैं। नदियों के जल से लोगों ने खेती बाड़ी की सिंचाई करना शुरू किया। ये नदियाँ गांव और शहरों की गंदगी भी अपने साथ बहा कर ले जा रही हैं। इनका जल भूमि को उपजाऊ बनाने में विशेष भूमिका निभाता है। इनके जल से बिजली बनती है। इनका जल पशु पक्षी पेड़ पौधों के लिए भी ज़रूरी है। इस प्रकार नदियाँ लाभप्रद तथा कल्याणकारी हैं। मिलान कीजिए। तो इनके मिलान हमने सामने सामने दे दिए हैं। संभ्रांत महिला, चंचल नदियाँ, समतल आंगन, घना जंगल, मूसलधार वर्षा। मिलान कीजिए। सतलुज, इनके पुराने नाम के साथ हम मिलान कर रहे हैं। सतलुज, शतद्रुम, रोपड़, रूपपुर, झेलम, वितस्ता, चिनाब, विपाशा, अजमेर, अजयमेरू, बनारस, वाराणसी। बात बात में बन जाए बात। बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ लेखक के मन में नदियों के प्रति कैसे भाव थे? तो इसका सही उत्तर है आदर और श्रद्धा के भाव थे। दूर से देखने पर नदियाँ लेखक को कैसी लगती थीं? दूर से देखने पर नदियाँ लेखक को गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई किसी शिष्ट महिला की भांति प्रतीत होती थी। तो इसका उत्तर सभी सही हैं। पाठ और लेखक का नाम बताएं। हिमालय की बेटियां पाठ है और इसके लेखक हैं नागार्जुन जी। लेखक ने हिमालय और नदियों का क्या रिश्ता बतलाया है? पिता और पुत्रियों का, क्योंकि हिमालय ही इनके जन्मदाता हैं। नदियों की बाल लीला कहाँ देखने को मिलती है? हिमालय की पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों, गुफाओं में देखने को मिलती है। यानी कि इसका सही उत्तर है सभी सही हैं। नदियाँ कहाँ अटखेलियाँ करती हुई दिखाई पड़ती हैं? हिमालय की गोद में। नदियों की धाराओं में डुबकियाँ लगाना लेखक को कैसा लगता था? माँ, दादी, मौसी या मामी की गोद जैसी ममता सा प्रतीत होता था। तो इसका सही उत्तर है सभी सही हैं। बेतवा यानी कि वेत्रवती नदी को किसकी प्रेयसी कहा गया है? प्रेयसी का अर्थ है प्रेमिका, तो इसे मेघदूत की प्रेयसी कहा गया है।
लेखक किस नदी के किनारे बैठा था? लेखक सतलुज नदी के किनारे बैठा था। लेखक नागार्जुन नदियों को किन किन रूपों में देखते हैं? कहीं पर बेटी बहन, कहीं पर माँ, कहीं पर प्रेयसी। तो इसका सही उत्तर है सभी से सही हैं, यानी कि इन सब रूपों में लेखक नागार्जुन नदियों को देखते हैं। लेखक ने किन्हें दूर से देखा था? समतल मैदानों को, हिमालय को, चोटियों को, नदियों को। तो इसका सही उत्तर है नदियों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।